बहुत साल पहले एक गांव में अनसुया नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे। आकस्मिक परिणाम की वजह से उसके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अनसुया ने बहुत मुश्किल से उसके दोनों बेटों को बड़ा किया। पढ़ाई पूरी करने के कुछ साल बाद शादी करके दोनों बेटे शहर में बस जाते हैं। लेकिन यहाँ अनसुया अकेली रह जाती है। वह अपनी बेटे की चिंता में दिन रात बिताती है। बेटों को रात में उसके साथ बात करने का समय हो, इस उम्मीद में एक दिन अपने छोटे बेटे को फ़ोन करती है। बेटा, कैसे हो तुम? और मेरा पोता कैसा है? हाँ माँ, घर में सब ठीक है। कुछ हुआ है क्या? अचानक कैसे कॉल किया? सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, यहाँ सब ठीक है। आप लोगों की बहुत याद आई। बात किए बिना रह नहीं पाई, इसलिए फ़ोन किया। मैं पैसे टाइम पे भेज दूंगी माँ। आपको जो चाहिए वो खरीदो। पैसों के बारे में सोचना मत, ठीक है? बेटा, मैं हमेशा आपको पैसों के लिए फ़ोन नहीं करती। मुझे आप सब लोग बहुत याद आ रहे हो। आप यहाँ कब? ठीक है माँ, मैं अभी कुछ ज़रूरी काम में हूँ, बाद में कॉल करूँगा। ये बोल के अनसुया के बात सुने बिना छोटा बेटा फ़ोन रख देते हैं। ये सुन के अनसुया के आंखों में आंसू नहीं रुकते। मेरे बेटे के पास मुझसे बात करने की भी वक्त नहीं। पता नहीं कब इस माँ के प्यार को समझेंगे। इस बार अपने बड़े बेटे को फ़ोन करती है। माँ बताओ, क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक तो है ना वहाँ? कुछ नहीं बेटा, बात करके बहुत दिन हो गए हैं ना। आप सब कैसे हैं? बस ये जानने के लिए फ़ोन किया। इतनी सुबह आप किससे बात कर रहे हो? माँ से बात कर रहा हूँ। उनको और काम नहीं है क्या? जब देखो पैसों के लिए परेशान करती रहती है, और इनके खर्चे उठाना अब हमारी बस की बात नहीं। बोलिए उनको कि हमको हर रोज़ परेशान नहीं करें। अनसुया बहू के पीछे से बोले गए सभी शब्दों को सुनती है और अपने बेटे को बिना बताए आंखों में आंसू लिए फ़ोन रख देती है। ये सब बातें अनुपमा का पोता राजू भी सुन लेता है। उसे अपनी माँ की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन अनसुया के मन में इन शब्दों ने एक गहरा घाव छोड़ दिया। मैं हर समय अपने बेटों के लिए सोचती रहती हूँ, लेकिन वो लोग ये समझते हैं कि मैं हमेशा उनको पैसों के लिए ही फ़ोन करती हूँ। उस दिन अनसुया ने फैसला किया, मुझे अब से अपने बेटों से पैसा नहीं लेना है, लेकिन मुझे घर चलाने के लिए कुछ करना होगा। ये सोचना अनसुया ने शुरू कर दिया। ऐसे उसने एक आम के पेड़ के नीचे एक मेज लगाई, एक छोटा चूल्हा जलाया और उससे पकाया हुए सब्जी बेचने लगी। उसके हाथों से जो भी बनाती है वो स्वादिष्ट होता, लेकिन लोग खरीदने के लिए कम आते थे। और वहाँ अनसुया का पोता राजू, माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस गर्मी की छुट्टी में दादी के पास जाऊँ। कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप मेरे साथ नानी के घर चलो। अगली सुबह जल्दी उठकर वह अपनी दादी के घर के लिए निकल जाता है। उम्मीद के मुताबिक कुछ ही घंटों में जैसे ही दादी के घर के सामने रुका, बगल में एक आम के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो मेरी दादी है क्या? क्या हुआ दादी, आप ऐसे हालात में क्यों आए? क्या हुआ? राजू, मैं अब इन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करूँगी। वैसे भी मेरे बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया। दादी, ये सब बातें छोड़ो, आप तुरंत मेरे साथ हमारे घर चलो। मैं आपको इस हालात में नहीं देख सकता। ऐसे राजू की बहुत कहने के बाद भी अनसुया उसके साथ चलने के लिए साफ मना कर देती है। ठीक है दादी, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। यही रुक के देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। राजू कुछ दिनों के लिए अनसुया से जो खरीदने आते हैं उन लोगों को देखता है और अंत में पता लगाता है कि इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं। दादी, लोग हर दिन एक ही सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं। चलो, मैं आपको दिखाता हूँ कि नए पकवान कैसे बनाते हैं। राजू, बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है? दादी, अब ज़माना बदल गया है, सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है, आप बस देखते रहो। इस तरह राजू यूट्यूब पर नई सब्जी कैसे बनाते हैं सब दिखाता है। अगले दिन सूरज निकला और अनसुया ने अपने नए व्यंजन के साथ फिर से आम के पेड़ के नीचे अपना दुकान खोला। एक एक करके लोग आते रहे।
इतने लोगों को देखे अनसुया और राजू का चेहरा खुशी से चमकने लगते हैं। कुछ दिनों तक उनका काम खूब चलता रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में लोग पहले की तरह फिर से आना बंद कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके आसपास के व्यापारी भी उनकी तरह नई पकवान बनाना शुरू कर दिया। ये देख के अनसुया और राजू परेशान हो जाते हैं। बेटा, सब लोग हमारे बगल के बड़े बड़े होटलों में जाते हैं और खाते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं आ रहे। चिंता मत करो दादी, मेरे पास इसके लिए भी एक उपाय है। बताओ बेटा। देखिए, मैं अभी आपके दुकान को पंख लगाने वाला हूँ। अब आपको लोगों के आने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारे पड़ोसी होटलों में नए नए व्यंजन बन रहे हैं, लेकिन लोगों को यहाँ हर बार खाने के लिए आना पड़ता है। मान लीजिए कि हम उस भोजन को उनके घर तक ले जा पाते, तो निश्चित रूप से इसे हमारे पास खरीदने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। बेटा, आज मुझे पता चला कि तुम अपने पापा से भी ज़्यादा तेज़ हो। मेरी ही नज़र ना लग जाए। आओ बेटा, तुम्हारी नज़र उतारती हूँ। मैं घर घर जाकर अपनी दुकान के बारे में कागज़ बांट दूंगा और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। उस दिन से यदि अनसुया खाना बना रही होती तो राजू ऑर्डर देने वालों के पास ले जाता। ये तरीका काफ़ी लोगों को पसंद आया और कई ऑर्डर मिले। इस तरह अनसुया के पेट के नीचे का छोटा सा दुकान दिन ब दिन बढ़ता है और एक होटल में बदल जाता है। इतना अच्छा नाम कमाता कि उनके बगल के बड़े बड़े होटल भी उसमें मुकाबला ना कर पाए। दादी, मैंने आपसे एक वादा किया, याद है? मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपके होटल में बहुत सारे कस्टमर्स नहीं आ जाते। अब मेरा काम हो गया, स्कूल में 2 दिन में खुल जाएगी ना, इसलिए मैं कल निकल जाऊंगा। बेटा, तुम कुछ दिन और रुक जाओ, तुम्हारी बहुत आदत पड़ गई है। एकदम से निकल जाओगी तो इस बूढ़ी औरत सह नहीं पाएगी। जाना होगा दादी, मैं फिर से ज़रूर आऊँगा। अगले दिन राजू अपने घर के लिए निकल जाता है। राजू, तुम अपने दादी के पास गई थी ना? क्या वहाँ रहना पसंद आया? तुम्हारी पागल बूढ़ी माँ के पास क्या खुश होगा वो? माँ, पापा, क्या आप थोड़ी देर रुक जाओगे? आपको कम से कम पता भी नहीं कि दादी कैसी स्थिति में है वहाँ। अनसुया के पूरी स्थिति को राजू ने अपने माता पिता को समझाई। जब उनके पिता को पता चलता है तो वह अपनी गलती पर रोने लगता है और राजू की माँ का सर शर्म से झुक जाती है। इस तरह बेटा और बहू अगले दिन उसके पास गए और माफ़ी मांगे। अनसुया बहुत खुश हो जाती है कि उसका बेटा फिर से उसके पास आया।